मैंने ऐसे लोग देखे हैं, और इससे बुरी बात नहीं हो सकती कि सरकार की तरफ से कान आँख बंद है और रेस्क्यू ऑफिसर अपॉइंट है हर जगह। हर जिले में जहाँ रेड लाइट एरिया है वहाँ रेस्क्यू ऑफिसर की नियुक्ति है सरकारी तौर पे। सबसे ज़्यादा जो उनके साथ दिक्कत है ना, उनके बच्चे की है। बच्चा एक बार छूटा, उसको देखने के लिए भी 200 रुपये चाहिए। अच्छा। उस दिन वो एक्स्ट्रा कमाने पड़ेंगे। अगर बच्चे को मिलना है, माँ तो माँ है, कभी कभी रोज भी कहेगी जो छोटा है। जैसे जीबी रोड हो गया एज एन एग्जांपल, सरकार की हर एक चीज पे नजर रहती है, तो सरकार की इस पे भी सबको पता है कि यहाँ पे ये काम होता है। नहीं, मेरे तो बिल्कुल सामने एक सीओ को मैंने कहा कुछ नहीं सर, आप कुछ नहीं देखते। बोले पता नहीं मैडम, आपको कहाँ से पता लग जाता है? हमें तो कभी नहीं पता लगता लड़की आ रही है यहाँ पे। कानून कहता है, ITP एक्ट कहता है कि 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष अगर किसी एक कमरे में सेक्सुअली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो वेश्यावृत्ति है। पहले मैम, जैसे एक सामान्य लड़की होती है, हाँ, वो सामान्य लड़की इस दलदल में कैसे उतर आती है? एक लड़की चीख रही चिल्ला रही तब भी आदमी समझ जाएगा। क्या उसके लिए आपको बिल्कुल ज़रूरी है कि आप बिल्कुल नग्न करके सब चीज़ें दिखाएं? आप मिर्ज़ापुर देख के बड़े खुश हो रहे हैं, मगर दूसरा वर्ग भी है जो पंचायत का भी इंतजार करता है। मिर्ज़ापुर में आप दिखा रहे हैं, ये है हमारी संस्कृति कि वो ससुर के साथ, एक अपाहिज ससुर के साथ भी सो रही है, पति के साथ उसका धर्म है, और बेटे के साथ भी सो रही है, पति के सौतेले बेटे के साथ अपने, और फिर प्रेमी का बच्चा पैदा कर रही है। ये कहाँ जी रहे हैं हम? अच्छा मैम, वहाँ पे कोठों का या जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे किस प्रकार का माहौल होता है? मतलब वो हिरासत है एक किस्म की, जेल टाइप की। बिल्कुल। उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं होता? अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, कोई सिक्योरिटी नहीं है उनकी, कोई सिक्योरिटी नहीं। पैसा तो वही है, सिक्योरिटी कौन करेगा? सिक्योरिटी तो मालकिन है ना। मैं अब बचूंगी तो नहीं, क्योंकि मुझे HIV पॉजिटिव हो गया है, मैं एड्स हो गया मुझे, और उसने एक छोटी सी डिब्बी मुझे दी कि देखो रोली है, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। देखो, पता नहीं कैसे बच्चियों ने ये सोच लिया कि जिसमें एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जैसे चाहे इस्तेमाल कर लो। कब सोच लिया? ये तो औरत के एक पूरे वजूद का हिस्सा था कि हम हैं तो माँ हैं, बहन हैं, बीवी हैं, सब हैं। और जब हमारा वजूद ही नहीं रहा तो हम क्या हैं? किसी को अगर इस विधा में जाना है तो वो इसमें भी गई, और नई टैगलाइन जारी कर दी कि माई बॉडी माई चॉइस, है ना। और इसके ज़रिए ये दूर तक जारी है। आप कभी मेरे हाईवे पे निकल जाना, आपको हर तीसरा ओयो का बोर्ड दिखेगा। उनका पैसा बढ़ रहा है, उनकी चेन बढ़ रही है, मगर हमारा ज़मीर गिर रहा है, हमारा संस्कार गिर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल फास्ट के इस खास एपिसोड में। मेरा नाम है विराट दीक्षित। समाज के कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें हम कभी पढ़ना नहीं चाहते हैं। कुछ पन्ने अगर हमारे सामने जाने अनजाने आ भी जाते हैं तो हम उन्हें पलटा देते हैं। आज की जो हमारी मेहमान है अतुल शर्मा जी हैं, जो कि एक समाज सेविका हैं। संकल्प फाउंडेशन के द्वारा बहुत सारे उन लोगों की मदद करती हैं जो कि रेड लाइट एरियाज में या देह व्यापार के उसमें आ गए हैं। तो मैम से उन चीजों के बारे में जानेंगे जो चीजें बहुत सामान्य नहीं है बातचीत करने में हमारे और आपके बीच में। और ये एक ऐसे पॉडकास्ट के रूप में आप इसे देखिएगा जो कि आप जागरूकता के रूप में भी देख सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स हैं या जो बच्चे कॉलेज गोइंग हैं उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें इन चीजों के बारे में पता चल सके कि ये एक पूरा ट्रैप होता है, किस तरीके से चीजें होती हैं, किस तरीके से वहां पे चीजें होती हैं, और उसके द्वारा क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उन लोगों को भुगतने पड़ते हैं। मैम, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका समय देने के लिए। जीबी रोड हो गया एज एन एग्जांपल, सरकार की हर एक चीज पे नजर रहती है, तो सरकार की इस पे भी सबको पता है कि यहाँ पे ये काम होता है। नहीं, मेरे तो बिल्कुल सामने कि देखिए ये ऐसे रोड है, इधर भी कोर्ट है, इधर भी कोर्ट है, नीचे बाजार है, और ये RD सड़क जा रही है, और उसके ठीक सामने CO का ऑफिस है, सर्कल ऑफिसर का। तो मैम इस पे फिर क्यों? उनका कहना, कई बार एक CO को मैंने कहा कुछ नहीं सर, आप कुछ नहीं देखते। बोले पता नहीं मैडम, आपको कहाँ से पता लग जाता है? हमें तो कभी नहीं पता लगता लड़की आ रही है यहाँ पे। मैंने कहा देह व्यापार होता भी नहीं दिखता, कैसा आंखें बंद होती हैं, कैसा क्या चीज़ होती है। और नहीं मुझे कभी, क्योंकि सब स्टेक होल्डर्स हैं, सबका पैसा जाता है। मतलब बहुत ख़राब बात है कि सिपाही जी से लेकर IG तक पैसा जाता है, बस। ये चीज़ मैम वैलिड भी नहीं है। नहीं है ना? नहीं, किसी चीज से नहीं। और आखिरी में जाके उस चीज को सब जानते भी है कि अलग अलग जगहों पे, दिल्ली में यहाँ जीबी रोड में होती है, कलकत्ता में, हाँ, तो ये अलग अलग जगहों पे होती है और सबको पता भी है यहीं पे ही होती है। फिर उसके बाद भी अगर कोई किसी प्रकार का भी, देखिए कुछ चीज़ों का मुझे विरोध है।
जैसे अभी किसी ने ये किया कि बहुत, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उन्होंने क्यों किया, क्या सोच के किया, क्या उनकी मंशा थी। उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट दायर की और रिट दायर करने के बाद में पता नहीं माननीय हाई कोर्ट का क्या उसमें रहा होगा, उन्होंने आदेश करा कि इनको सील कर दिया जाए, हटा के इनके परमिसेस से। पहली बात तो मेरा विरोधी है किसी के परमिसेस से, जो उसकी अपनी संपत्ति है उससे आप कैसे उनको हटा सकते हैं जबकि आपके पास सबूत नहीं है। कानून कहता है, ITP एक्ट कहता है कि 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष अगर किसी एक कमरे में सेक्सुअली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं वो वेश्यावृत्ति है। तब ऐसा तो कहीं होता नहीं टेक्निकली। तो फिर आपने कैसे साबित किया कि उनके परमिसेस को खाली किया जाए? पर हुआ 2018 में वहाँ सील लग गई। सील लगने का नतीजा ये हुआ, ना तो उनका पुनर्वास हुआ ना उनका कुछ हुआ। वो जहाँ उनके अपने घर थे, जो उन्होंने घर ले रखे हैं, वहीं वो इस सब काम को कर रही है। क्योंकि उसके बाद भी मैंने एक लड़की निकाली उनके चंगुल से, अच्छा, वहाँ रहने के बाद भी। तो ये सरकार की जो मंशा है वो कहीं भी ऐसी एजेंडे में नहीं है इनके। इतने चुनाव होते हैं, कहीं किसी के एजेंडे में है कि ये होगा? जैसे मान लीजिए आप किन्नर की बात करते हैं, किन्नरों को उनका दर्जा दिया गया, थर्ड जेंडर मान लिया गया, है ना, आरक्षण दिया गया। वो अलग बात है कि वो सड़कों पे भी आज गा रहे हैं, नाच रहे हैं, शादी ब्याह में ले रहे हैं। हर किसी का पुनर्वास नहीं हुआ। पुनर्वास सरकार ने उनका भी नहीं किया, उनको केवल थर्ड जेंडर का वो दर्जा दे दिया कि अब आप चाहें तो नौकरी कर सकते हैं, उसके लिए आपको पढ़ना होगा, लिखना होगा, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, आरक्षण दे दिया आपको, बस। वो तो भगवान ने बनाए, आपने उनको आरक्षण दे दिया। ये आपने बनाई इनका आरक्षण, इनके हकूक, इनकी सब चीजें कहाँ हैं? इसी समाज ने बनाया ना उनको। तो शायद इसलिए नहीं होता होगा ना मैम सरकार, क्योंकि इनके आधार से लेके वोटर तो कहीं मिलते नहीं है, तो इनके पास वोट डालने का अधिकार है, सब है। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं। मैंने 99% नहीं, मैं 100% उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड मैंने सब बनवाए। अच्छा, कोई नहीं छोड़ा। हाँ, कुछ ऐतराज हुए कि जैसे मैंने लिखना शुरू करा कि प्रोफेशन एक भरा गया उस समय, क्या व्यवसाय, मैंने लिखो सेक्स वर्कर। इस पे ऐतराज हुआ, ये नहीं लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अच्छा भैया एक बात बता दो, तुम इनको सेक्स वर्कर मान रहे हो, तुम कानून में लिख रहे हैं कि एक सेक्स वर्कर, तुम लिख रहे हो एक यौन कर्मी, और आप एक मजदूर को भी मैसेंजर वर्कर कह रहे हैं, कारपेंटर को भी वर्कर कह रहे हैं, ये सब आपके मजदूर वर्ग में आ रहे हैं, है ना। आप उनके ई श्रम कार्ड बना रहे हैं, इनका क्यों नहीं? वो भी तो अपना श्रम बेच के पैसा कमा रहे हैं ना, ये भी अपना शारीरिक श्रम बेच के पैसा कमा रही हैं, तो इनका क्यों नहीं? इनकी आप बात ही नहीं करते। मुझे आज तक ये बात कभी हजम नहीं हो रही है कि क्यों सरकारें इनकी बात नहीं करनी चाहती। मैं प्रशासन की गलती नहीं मानती हूँ, क्योंकि प्रशासन को तो वो करना है जो सरकारें कहें, मौजूदा सरकार कहे। अपने आप से तो वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते किसी भी चीज़ में। और उससे बड़े सफ़ेद हाथी हैं जितने भी आयोग बने हुए हैं। एक महिला आयोग में मुझे बता दो, सब सरकारें आती हैं, स्टेट आयोग ही इसलिए बनाए गए, जितने भी राज्य आयोग बनाए गए इसलिए बनाए गए कि अपने किसी को रेवड़ी दे दो, है ना। एक को पद नहीं दिया जा रहा, उसकी बीवी को बना दो। करेक्ट। गिन लो, सपा की आई हो, कांग्रेस की आई हो, इनकी आई हो, किसी की भी, उन्हीं की बीवियां रखी जाती हैं जो नेता हैं। किसी एक सामाजिक कार्यकर्ता को बता दो कि कोई आयोग में रखा गया हो कहीं, किसी पुरुष मतलब जो और बने मानवाधिकार आयोग या इस तरह के आए हो उनमें कोई रखा गया हो। क्योंकि मंशा ना आपकी बिखर जाए। आपने जो आप ये सोच रखा है कि हमने तो कबूतर हो गए, बिल्ली है ही नहीं, हमारे समाज को खाएगी ही नहीं, है ना, आंख बंद कर ली हमने तो। लेकिन वो तो खा रही है ना, ये बुराई तो आपके समाज को पूरी तरह खा रही है, आपकी बेटियों को खा रही है। आप लिख रहे हैं ट्रकों के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपको पता है कि कितने ट्रकों में लड़कियां लद के चली जाती हैं? कितने जो टैंकर्स हैं जिनमें कुछ है ही नहीं, और लग रहा है कि गाड़ियां जा रही हैं लोड होकर, उनमें लड़कियां चली जाती हैं, एक बच्ची का जीवन चला जाता है पूरा। और आपने लिख रखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या है मुझे बताइए। चलिए, आपने बसों के पीछे नहीं लिखा, ट्रकों के पीछे क्यों? अब गौर करना इस बात पे। छोटा हाथी हो और कुछ इस तरह के हों जो पब्लिक वाहन, जो सामान लोड करने वाले, उनके सबके पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? ऐसा क्या है? अब गौर करके देखना इस बात को। हर उस जगह दिखेगा। किसी आपने आम आदमी से कहा कि अपनी कार के पीछे भी लिख लो? किसी प्राइवेट बस पे भी कहा कि इस पे भी लिख लो? नहीं कहा ना, जोर दबाव दिया हो। ट्रकों पे किसने लिखवाया? अगर या तो कहें कि सरकार ने दबाव देकर लिखवाया, तो सरकार ने उन पे डंडा क्यों किया, बसों पे क्यों नहीं किया, गाड़ियों पे क्यों नहीं किया? सब पे करते, फिर एक जारी करते एडवाइजरी कि भाई सब लिखे स्वेच्छा से, मर्जी है वैसे आपकी, लेकिन लिखना चाहिए बेटी। क्यों नहीं कहा आपने? ट्रकों पे क्यों लिखा दिखता है? अब ये बात आप गौर करके देखना इस पॉडकास्ट पर कि आपको हर ट्रक के पीछे लिखा मिलेगा। बाकी कुछ भी लिख रहा हो, शेर लिख रहे हो, बेहुदा फिर वो बन रही हो, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का टैगलाइन जरूर लगी हुई है। क्यों?
अगर उन्होंने खुद लिखी है तो उन्हें पता है कि तुम क्या क्या कर रहे हो। सही है। और अगर सरकार ने तुम्हें कहा है तो फिर सरकार को पता है कि तुम क्या क्या कर रहे हो। और फिर भी अगर तुम इसमें चुप हो तो ये चुप्पी बड़ी महंगी पड़ने वाली है तुम लोगों को, अगली पीढ़ी को। हमें नहीं, हम तो चलती जाती ज़िंदगी है। बहुत कोशिश कर ली जितनी हमसे हो सकती थी, आगे भी मरते दम तक करते रहेंगे। वहाँ बेटियों का, मैं तो अभी भी तुम्हारे पॉडकास्ट के सबके चलते एक बेटी निकाली है अभी सोनागाछी से। मैं तो, अगर मुझे पता लग सकती है इतने दूर दराज में भी, और मैं तभी सभी ये जो पॉडकास्टर्स सबको थैंक्स कर रही हूँ कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए मुझे उस बच्ची का पता लग सका कि वो बेटी अगर निकली तो वो उस पॉडकास्ट के ज़रिए निकली। उसमें मेरा नंबर था, उसमें मेरी कैसे भी आईडी थी, उस पर उसने संपर्क करके और मुझे कहा। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार के नुमाइंदों में अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन मैम पिछले कुछ समय से जागरूकता तो आई है बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग मुझे जीबी रोड की बना के भेज रहे हैं, वीडियोस बना के भेज रहे हैं कि देखिए क्या है कितना बुरा हाल है। और लोग ऐसे भी बता रहे हैं यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। मैंने अभी 3 स्पा सेंटर्स पे मैंने रेड कराई, ओयो होटल्स पे कराई, जो मुझे लोग उसकी वीडियोस बना के भेज रहे हैं। मैम इस पे आते हैं पहले। मैम जैसे एक सामान्य लड़की होती है, वो सामान्य लड़की इस दलदल में कैसे उतर आती है? देखिए सामान्य, पहली बात तो मैं इस बात से एतराज़ करती हूँ, कोई भी लड़की सामान्य नहीं होती। वो माँ है, बहन है, बेटी है, तो वो असाधारण हमारे परिवेश से मतलब है ना। हाँ, मतलब मैं एक सामान्य वो इसलिए है कि आम लड़की स्कूल कॉलेज जा रही है, और ये जो आपका हाथ में आ गया है ना, ये आपका फ़ोन, इसने बर्बाद कर दिया है। ये था इसलिए कि आप आबाद हो जाए, आपकी अगली पीढ़ी बहुत हाईटेक हो जाए, लेकिन इसने आपको हाईटेक जिसको जिस तरह से होना था उस तरह हुआ। किसी को अगर इस विधा में जाना है तो वो इसमें भी गई, और नई टैगलाइन जारी कर दी कि माई बॉडी माई चॉइस, है ना। और इसके ज़रिए ये दूर तक जा रही है। तो अब हर लड़की कहती है, गांव देहात की लड़की कहती है माई बॉडी माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं, मुझे कौन रोक सकता है। एक ज़माना ये था कि आप सामान्य लड़की की आप बात कर रहे हैं, असाधारण लड़की भी, वो अगर गांव देहात का, मोहल्ले का कोई लड़का भी मिल गया, बड़े की मैं बात नहीं कर रही, तब भी ये लिहाज करती थी, अरे वो देख लेगा तो मुझे डांट लगाएगा, भैया जा रहा है। आज तो भैया भैया नहीं रहा, क्यों? इसने बिगाड़ दिया सब। रही सही कसर आपके ओटीटी ने पूरी कर दी। कोई चीज़ ऐसी है ओटीटी से जो बची है, जो आप अपने बेडरूम में नहीं देख रहे। आश्रम बनाई, मुझे प्रकाश झा जैसे निर्माता से कतई ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अश्लीलता पर उतर आएंगे। बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। उस आदमी को एक्सपोजर बहुत ज़रूरी था, मगर क्या अश्लील तरीके से? क्या ज़रूरी था ये दिखाना जो आप दिखा रहे हैं उसमें? ये तो पता है ना, आप उसको प्रतीकात्मक भी दिखा सकते हैं कि ऐसा हो रहा है वहाँ। ये तो आप कमरा जैसे ही बंद करेंगे तब भी आदमी समझ जाएगा। एक लड़की चीख रही, चिल्ला रही, तब भी आदमी समझ जाएगा। क्या उसके लिए आपको बिल्कुल ज़रूरी है कि आप बिल्कुल नग्न करके सब चीज़ें दिखाएं? या आप, मैंने सड़कों तक पर बच्चों को देखा, कालीन भैया एक दूसरे को बुला रहे हैं, आप मिर्ज़ापुर देख के बड़े खुश हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं दूसरी का। मगर दूसरा वर्ग भी है जो पंचायत का भी इंतजार करता है, जो ग्राम चिकित्सालय का भी इंतजार करता है। मिर्ज़ापुर में आप दिखा रहे हैं, ये है हमारी संस्कृति कि वो ससुर के साथ, एक अपाही ससुर के साथ भी सो रही है, पति के साथ उसका धर्म है, और बेटे के साथ भी सो रही है, पति के सौतेले बेटे के साथ अपने, और फिर प्रेमी का बच्चा पैदा कर रही है। ये कहाँ जी रहे हैं हम? किस दुनिया में हम जा रहे हैं? तो जा रहे हैं आप इस मोबाइल के ज़रिए, इस आंख बंद करने के ज़रिए। माँ बाप 18 साल की लड़की या लड़का हो जाता, फिर कहता है हमारे दरवाजे नॉक करके आया करो, हमारे कमरे में मत घुस जाओ, है ना। और अगर आपकी पीढ़ी तक चले जाए तो अब तक पीटते हैं बच्चे। ये जो नई उम्र के बच्चे हैं, इनको आप टोक नहीं सकते। कि मैम आधुनिकता का जो नकली आभूषण पहना गया है इस दौर में, कि हर कोई उसे मॉडर्न फॉर्म कह रहा है, एडवांस, वो कि भाई हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे बहुत से लोग उस पर कहते हैं इंस्टा पे कि आप पुरानी हो गई, अभी पुराने विचार अपने तक रखिए। मैं जवाब तो नहीं देती हूँ, मन में सोचती हूँ कि बेटा कहाँ जी रहे हो, ये तुम्हें तब पता चलेगा तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तब तुम्हारा दिल धड़केगा कि सच था ये, कहाँ मेरी बेटी चली गई। और वो सामान्य लड़की जब फंसती है ना, वो इसीलिए फंसती है इस कुछ चक्कर में कि माँ बाप ने जरा सा डांट दिया कि बेटा हर समय फ़ोन में रहते हो। अभी मैं चलिए मैं उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, अभी इन बच्चों के सामने। अभी मैं रास्ते में आ रही हूँ और एक बच्ची को मैं फ़ोन मिला रही थी जो मेरे पास इंटर्नशिप कर रही है। बहुत देर से उसका फ़ोन नहीं मिल रहा, बिजी जा रहा। मुझे तेज़ गुस्सा आया जैसे उसने मुझे मेरा फ़ोन उठाया। मैंने कहा आप उठाया, इतनी देर से किससे बात करी? बोले मैंने अभी देखा। मैंने कहा अभी क्यों देखा जबकि बिजी जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि बिजी नहीं जा रहा, घंटी जा रही है। तो मैं किससे बात कर रही थी? मैंने कहा अभी मुझे बताना पड़ेगा किससे बात कर रही थी, और अगर डिलीट हुआ तो भी तुम ये जानती हो कि मैं निकाल लूँगी, ये तो है तय। तो उसने मुझसे थोड़ा सा उग्र होकर बात करी। ये कौन सी बात हो गई माँ? मुझे ज़्यादातर ऐसी बच्चियाँ माँ बुलाती हैं। मैंने कहा अभी माँ मत कह, तब तक मैं घर ना जाऊँ, तब तक मत कह देना। तो वो हमने वो छोड़ दिया माँ ने। अगर अपनी माँ को ये बात कह देती तो माँ तो चुप हो जाती,
कि बेटी चली नहीं जा, एक नया हो गया है कि फांसी खा लेंगे, भाग जाएंगे, और भाग के ये जो नर पिशाच आपके समाज में फैले पड़े हैं, ये जगह जगह हैं, जिनके बगनक खुलते हैं उसी समय, वो कैप्चर करते हैं आपकी बेटियों को। इस बच्ची की मैं बता रही हूँ जो सोनागाछी से निकाली है अभी रिसेंट में, 15 साल की खूबसूरत सी बच्ची है, 15 ईयर्स की, और 7-8 महीने पहले चली गई। और वो लड़का बड़ा हैंडसम स्मार्ट सा जिसके साथ गई। मैं बार बार सबको कह रही हूँ पॉडकास्ट के जरिए भी कि अगर आपको प्यार करना कोई अपराध नहीं है, अगर आपको किसी से प्यार हुआ भी है तो माँ बाप को बताइए कि हमें ये लड़का पसंद है, अभी नहीं करेंगे, कैरियर बन जाएगा तब कर लेंगे, आप भी तो करोगे, एक बार मिल लो, अगर वो लड़का सही होगा तो मिलेगा 100% आपसे। और आगे ये शर्त रख दीजिए कि जब भी मिलूंगी मैं अपने घर पे मिलूंगी, मेरे घर आ जाओ, यहीं बैठ के बात करते हैं, मम्मी पापा भी रहेंगे, सब रहेंगे, सबके सामने बात करते हैं। अगर ठीक होगा तो आएगा आपके घर, नहीं होगा तो कहेगा अरे नहीं 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 मुझे पिटवा दोगी तुम बुला के, मेरे पे वो मुकदमा लिखा देंगे, वो सैकड़ों बात आपसे कहेगा, है ना। तो इस तरह सामान्य लड़कियां उसके साथ भी कुछ इसी तरीके का इस तरह हुआ, और वो ले गया, ले जाके उसको ट्रेंड कराया। लड़की ने थोड़ी हिम्मत से काम लिया, वो उसको फेवर करती रही लगातार। तो वो फ़ोन देखने देता था जितनी देर उसके साथ रहता था। तो बोले मैं रील वील देख लो, मेरा मन करता है कभी कभी। तो रील वील देखने के बहाने ये आई हमारी सामने, पॉडकास्ट हुई, इसने फ़ोन नंबर देखा और उसने मुझे तात्कालिक एक मैसेज कर दिया और ये कह दिया कि फ़ोन मैं बंद कर रही हूँ, ऐसे कह दिया। अब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, कलकत्ता से कैसे मैं कहाँ ढूंढूं, इतना बड़ा सोनागाछी पूरा एक शहर बसा हुआ है अलग से, कैसे होगा। लेकिन फिर मुझे उम्मीद जगी कि वो फिर करेगी मुझे। उसका फिर मैसेज आया रात को 12-1 बजे और उसने कहा कि मैं कैसे बच सकती हूँ, बस ये बताओ। मैंने 1 सेकंड लगा के बिना कुछ सोचे एक मैसेज करा, किसी भी तरह कल रेलवे स्टेशन हावड़ा पहुँच जाओ, बस कैसे भी पहुँचो, और किसी भी वक्त, रात के 12 बजे, 1 बजे, दिन में 2 बजे, कभी भी पहुँचो। लड़की ने यस करके फ़ोन बंद कर दिया। फिर वो शायद पास में ही था उसके, लेकिन सो गया होगा। अभी ऐसे भी मैंने कहा कि ऐसे भी अच्छे लोग हैं कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के हैं, जीआरपी के हैं, मैंने संपर्क किया और मैंने कहा सर ऐसे बचाना है बच्ची को। तो उन्होंने कहा अगर वो आ गई एक बार स्टेशन, मैं तमाम कैमरे खंगलवाता हूँ, क्या करना है। मैंने कहा दिल्ली पहुँचा दो, कैसे भी दिल्ली से हम ले लेंगे। कुछ भी नहीं लगा हमें, दिल्ली पहुंचा दी पूरी सुरक्षा के साथ। हर जगह की पुलिस उनके साथ रही, जहाँ जिस स्टेशन पर रही, और सुरक्षित हमारे हाथों में, उसके पेरेंट्स के हाथ में लड़की को सौंप दी कि लड़की बच गई, अपने घर आ गई। तो ऐसा थोड़ी कि नरपिशाच कहीं नहीं पड़े हुए, ऐसे सामान्य लड़की फंसती है। ऐसे फंसती है कि बहुत गरीब है और रोटी भी नहीं है। ऐसे में कोई पड़ोस का आएगा, ट्रक ड्राइवर, कोई और जो बाहर काम करता हो, फोकस है दिल्ली में काम करता है, पैसा है, घर में मकान भी बना रहा है, कहेगा कि वो चलो मैं वहाँ काम लगवा दूंगा, पूरा टाइम रखेंगे वो मेड, और कुछ पैसे एडवांस दिलवा दूंगा 25-30 हज़ार रुपये, बाकी जब हर महीने दिलवाता रहूँगा, और भेज दो इसे काम कर, अच्छे से रहेगी, उनके घर में एसी पेसी सब लग रहे हैं, बढ़िया से रहेगी, इसको एक छोटा कमरा दे देंगे वो, या रसोई में इसकी जगह कर देंगे। गरीबी सबसे बुरी नेमत है, और वो माँ बाप लोग इसी के कारण ही इस चीज़ में तो आ जाती हैं, और फिर निकलना बहुत मुश्किल है। अच्छा मैम, वहाँ पे कोठों का या जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे किस प्रकार का माहौल होता है, मतलब कैसे होता है, सामान्य होता है या कोई देखिए सामान्य तो हो ही नहीं सकता, वो हिरासत है एक किस्म की, जेल टाइप की। बिल्कुल ऐसी है कि जहाँ अपनी मर्जी से आपकी, जैसे ये टैगलाइन है आपकी, माई बॉडी माई चॉइस, वहाँ ना मेरी बॉडी है ना मेरी चॉइस है, वहाँ कुछ भी नहीं है। आपको दिन भर में 10 से 15 कस्टमर निपटाने ही है, नहीं करेंगे तो आपके पास रोटी खाने को पैसा नहीं है। ये एवरेज नंबर होता है एक लड़के का। बिल्कुल एवरेज नंबर है, क्योंकि कैसे रोटी खाएंगे आप, आपको पुलिस का देना, मालकिन का देना, कीपर का देना, पिम्स का देना, और छोटे मोटे जो स्टेक होल्डर्स हैं। और अगर आपको ख़रीदा गया है तो उस खरीदने वाले, देखिए खरीदे भी आप ही जाते हैं और उसका पैसा भी आप ही चुकाते हैं। ये तो एक तरीके से वो हो गया कि मतलब आप प्रतिदिन के हिसाब से अपना वही करना है आपको। कभी कभी ज़्यादा भी करना पड़ेगा, रोटी नहीं बची आज, पैसे नहीं है रोटी के लिए कि बाहर से रोटी आए, तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। और दूसरा ये जो वहाँ लोग जाते हैं ना, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो हैं जो परपीड़क, सैडिस्ट, जिनको किसी को पीड़ा पहुँचाने में आनंद मिलता है। या ऐसे समझ लो कि कमज़ोर पे जो ताकत की आजमाइश कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। रिक्शे वाले, आपके मोची है, प्लम्बर है, कहीं काम करके आया है, 500 रुपये कमाए मुश्किल से, उसमें से 100 रुपये की दारू पी है पहले, उसके बाद में वहाँ आया 250 रुपये वहाँ खर्च किए हैं, और घर जाके 100 रुपये बीवी को पकड़ाएगा और मारेगा फिर। तो जो वहाँ नहीं कर सकता वो यहाँ करता है।
जो भी नोच खसोट वो कर सकता है वो सब करता है, सब जायज़ है माँ। आपको मना ही नहीं है कुछ भी रोकने की। आपको ना कोई रोकने वाला है, ना आपको ये कहेगा कोई भी ऐसा क्यों करे, लड़की की चीख क्यों आ रही है, क्योंकि चीख उनके अल्टीमेट प्लेजर का कारण है। वो जितना चीखेगी लड़की उतना उनको आनंद आएगा। मानसिक रोगी होते हैं एक तरीके से। मानसिक रोगी होते हैं एक तरह के, और एक तरह इस तरह भी नहीं, वो मन बना के आते हैं कि मैं क्या, जब तक उनकी सेटिंग नहीं होती हजारों बार वो सोचते हैं मुझे क्या क्या करना है। ये एक सडन निर्णय नहीं होता, वो 1000 बार सोच के आते हैं मुझे क्या करना है। उनके अगर आप उस समय चेहरे के भाव देखें, कई बार इस कदर गुस्सा आता है कि लड़कियां एक तो अपने आप को उन्हें कैसे एक्सपोज करना पड़ता है। जीने में आवाज़ आई, थोड़ा लिहाज करती है मेरा कि तब तक खिड़की पे नहीं झांकती हैं, बैठी हैं ऐसे, अगर मैं वहाँ हूँ और सीढ़ियों पर आवाज़ आई तो सब लिहाज भूल जाएंगी और सीधे भाग के, वो इतना सा दरवाज़ा इतना सही है, ऐसे दरवाजे पे सबकी सब एक्सपोज करेंगी खुद को कि मैं या मैं। और वो इतना गंदा आदमी होता है, इतना उसके कपड़ों से बास आ रही है, महीनों से शायद दांत नहीं मांजे, कभी ज़िंदगी में भी नहीं मांजे हो, बहुत बुरे हाल में, और उसको वो ये अपने आप को एक्सपोजर करके दिखाती है कि मैं सबसे सुंदर हूँ। तो क्या आप सोचते हैं कि वो मन से है सब? उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं होता? अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कोई सिक्योरिटी नहीं है उनकी, कोई सिक्योरिटी नहीं। पैसा तो वही है, सिक्योरिटी कौन करेगा? सिक्योरिटी तो मालकिन है ना, वो बैठी तो है, वो इस बात की सिक्योरिटी कर रही है कि वो भागना चाहे, वो किसी कस्टमर को ना नाराज़ करके भेज दें, वो हैं वो। अगर उसे शरीर में कोई दिक्कत हो जाएगी तो नहीं। देखिए शायद बीमारी का तो ये है कि पिछले 20-22 साल से तो हमने बिना प्रोटेक्शन के उनको किसी के साथ नहीं जाने दिया, सख्ती करते हैं कि ना करो। बहुत बार लड़कियों ने कहा कि दीदी मारेंगी, मैंने कहा मारेगी मैं देख लूँगी, तुम पहले मना करना सीखो। तो मना करना सीखा लड़कियों ने, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो। हाँ कॉन्शियस हुई। मालकिन को भी हमने समझाया, मैंने कहा इसको एक को भी अच्छा पॉजिटिव हुई तो कितनों को करेगी तुम्हें अंदाजा है? ऐसा मत करो। तो मतलब ये संख्या शून्य है, चाहे पॉजिटिव, लगभग शून्य, लगभग शून्य है। 20-25 साल से लगभग शून्य है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो भी उनको समझ आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनके साथ दिक्कत है ना, उनके बच्चे की है। बच्चा एक बार छूटा है, उसको देखने के लिए भी 200 रुपये चाहिए। कुछ दिन वो एक्स्ट्रा कमाने पड़ेंगे। अगर बच्चे को मिलना है, माँ तो माँ है, कभी कभी रोज़ भी कहेगी, जो छोटा है दूध उतर रहा है छाती में लेकिन वो नहीं पिला सकती, तब कहेगी कि मुझे एक बार बच्चा दिखा दो। दूध नहीं पिलाने देंगी, नहीं पिलाने, दूध सूखने की दवाइयाँ देंगी कि नहीं करना है, बच्चे को दूर होने दो अपने से। तो किसके लिए? अच्छा मैम, वहाँ पे दैनिक उपभोग की चीज़ें, दैनिक जीवन की चीज़ें किस प्रकार से पहुँचती, क्योंकि वो तो बाहर जा नहीं सकती हैं। और जैसे अभी मेकअप एंड ऑल ये सब चीज़ें भी, मिथक है बड़ा। मेकअप क्या है उनका? एक पाउडर थोपा अच्छे से, फिर एक वो देके जाते हैं, आते हैं वो बिसाती कहते हैं जिनको, एक वैसलीन जैसी डिब्बी, कभी छोटी हो सकती है कभी बड़ी हो सकती है, और 5-6 रंग की डिब्बियाँ अलग अलग। कोई भी रंग लगाए, वही होठों पे लगा लिया, वही आईलिड्स पे लगा लिया और मेकअप हो गया। मोटा मोटा काजल लगा लिया, ये उनका मेकअप है। आप क्या सोचते हैं कि वो ब्रांडेड मेकअप कर रही हैं? उनका कोई मेकअप आर्टिस्ट आ रहा है, ये उनका मेकअप हो गया। इसके अलावा अगर बहुत गहरी नेल पॉलिश लगा ली पैरों पे, हाथों पे, डिज़ाइनर नहीं सॉरी मतलब आर्टिफिशियल, वो 10-20 रुपए वाली ज्वेलरी लटका ली, बहुत सारी कानों में झाले लटका लिए, ये उनका मेकअप है। और ये सारे लोग बाहर से स्पेसिफिक होंगे जो वहाँ पे आते हैं। हाँ वो आते हैं। डॉक्टर एक झोला छाप आता है, जिसको मैं बरसों से देख रही हूँ, जिसकी मैंने कहीं कोई दुकान नहीं देखी आज तक, कोई क्लिनिक नहीं देखा, लेकिन वो आता है। और इसके अलावा ड्रेसेस की जहाँ तक बात है, वो सब कॉमन है, मतलब तुम भी पहन लो, तुम भी पहन लो, तुम भी पहन लो। आज मैंने ये पहनी है, कल तुम पहन लेना इसको। आज मैं वो ये नंगी सी वही ड्रेस देने भी ऊपर ही आता है, नीचे पूरा मार्केट है, वो कहीं नहीं जा सकती। मालकिन कहीं भी जाएँ, लेकिन लड़कियाँ नहीं जा सकती खुद से कुछ भी लेने से। वो तो नर्क है। ये लोग कहते हैं स्वर्ग कहाँ नर्क कहाँ, यानी उससे बड़ा कोई नर्क नहीं है, कोई नर्क नहीं है, कोई ना देखे। मैं अपने आप को दुर्भाग्यहीन महिला मानती हूँ कि जिसने वो नर्क जीते जी देखा है अपने जीवन के 32 सालों में, कि और जिसकी वजह से कई बार बहुत सारी रातें कभी सो भी नहीं पाई उस नर्क को देख के। जीवन में कोई ऐसा केस जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर गए होगे, रात को नींद में भी आपकी आँख खुल रही होगी, यार ये वाला केस? बहुत सारे बेटर हो, बहुत सारे हैं। एक बच्ची थी, मैं उसे छोटे से बड़े होते देख रही थी, हालांकि मुझे पता था ये इनकी है नहीं,
पर वो कहती थी नहीं, ये तो मेरी बहन की लड़की, मेरी बहन मर गई, आपको नहीं पता, दीदी राजस्थान में रहती थी। ऐसे तो मुझे पहाड़े पढ़ाती हैं वो बच्ची बड़ी हो रही थी और मोटी ताजी सी अच्छी सी थी। कोई, मैं ये तो सोच रही थी कि इनमें से किसी की नहीं है, क्योंकि इनमें से होती तो यहाँ नहीं होती है। ये ऐसे ही कोई उठा के लाई है। हाँ, तो उसको सभी खिलाती रहती थी, हम भी खिलाते थे। अच्छी लड़की थी, सुंदर सी, और कभी मुझे ये भी नहीं लगा उसका। तो इतनी वो 6-7 साल की थी तब। और उसने एक दिन मुझे कहा ऐसे ही बैठे बैठे, आप रोली नहीं लगाती? मैंने कहा बेटा हमारी तरफ लगती नहीं, पूरब में लगाते हैं हम तो, मेहंदी कभी लगा लेते हैं जब कोई फंक्शन हो, वो नहीं लगा। मैं लगाऊँ रोली आपके? मैंने कहा क्यों? छोटी सी, जब तक 8-9 साल की, 10 साल की होगी। बोली मेरा नाम भी तो रोली है। मैं कहा यहाँ तो तुम्हें कुछ और कहते हैं। कि नहीं, इनको मत बताना मेरा नाम रोली है, ऐसे उसने मुझसे कहा। लेकिन तभी मुझे मालकिन दिख गई, मैं कुछ नहीं बोली। मैंने कहा बच्चा है, ऐसी मजाक कर रही है। धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर पता नहीं क्यों मैंने 1-2 बार बात करने की कोशिश की, वो बात नहीं कर रही थी। या तो मालकिन ने सुन लिया या भगवान जाने क्या हुआ। उसके बाद एक दिन ये हुआ कि मुझे लगा कि ये इसने धंधे में डाल दी है, क्योंकि मुझे इस कदर बुझी हुई और अजीब सा मेकअप करे हुए दिखाई दी। तो मैंने उससे कहा इसको क्यों मेकअप किया तुमने इतना ज़्यादा? तो बोली ना दीदी, ये लड़कियों को देख के कर लेती है खुद ही, कोई इसका मेकअप नहीं करता। तो मैंने कहा चलो धो दो, इसका मुँह धुलवा दो। बोलना यूँ कह रही है कि ना मैं तो लगा के बैठूँगी, ऐसी रहूँगी मैं तो जैसे दीदी ने लगा रखी है। फिर मुझे शक सा होता रहा। खैर वो लड़की भी अब बात नहीं कर रही थी, मैं भी चाह के भी नहीं कर पा रही थी। अंदर से तो लगता था कि मैं इसके बारे में जानूं, पर मैंने कहा क्या बताएगी ये बच्चा छोटा सा। और ऐसे हो गई वो 16-17 साल की हो गई थी और धंधे में तो डल गई थी। एक दिन उसने मुझे कहा, मालकिन ने माफ़ी मांगने लगी मुझसे। मैंने कहा क्या हुआ? कि दीदी एक बार रोली को मिल लो। मैंने कहा रोली को तो रोज़ ही मिलती हूँ। नहीं, अंदर है वो, अंदर मिल लो उससे एक बार। मुझे समझ नहीं आया भी क्यों कह रही है। मैं अंदर गई तो रोली इतना ऐसे हो गई थी जैसे, मतलब बिल्कुल हड्डी का ढांचा, इस सुंदर सी लड़की। और मैं उसके ऐसे सिराने बैठ गई। मैंने उससे कहा बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुमने बताया नहीं, ऐसे तो तुम बात करती थी मुझसे, फिर बात करनी छोड़ दी। तो उसने कहा नहीं मैं बात नहीं करने की हूँ अब आपसे, क्यों मैं बात करूँगी तो मारेगी दीदी। मैंने कहा अब नहीं मारेगी, तू बता मुझे क्या हुआ है, चल मैं दिखा के लाऊंगी तुझे, बुखार है? बोली नहीं। इनका फिर कि बस मेरा एक काम कर दो। मैंने कहा चल बता। कि मैं ना, मुझे इतना याद है मैं कलकत्ता की हूँ, ये मुझे याद है, मेरे माँ बाप कलकत्ता में हैं। तो इनके बेटा मुझे प्रॉपर जगह नहीं बताएगी तो मैं कैसे ढूंढूंगी, इतना बड़ा कलकत्ता है। बोली मुझे नहीं याद, और कुछ भी याद नहीं है, पर बस मुझे पता है कि कलकत्ता में है। और कभी कभी ना वो बांग्ला जैसी बोलने लगती थी। तो मुझे लगता था कि हाँ है तो ये बंगाली, लेकिन वो डांट डपट के चुप कर देती थी तो कुछ नहीं बोलती थी। फिर उसने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था ना मेरा नाम रोली है, और जब तुम्हें मैंने बताया तुमने इनसे कह दिया होगा, ये सभी मुझे रोली कहने लगी, लेकिन मुझे कोई रोली ना कहे, इनसे कहो। मैंने कहा अच्छा नहीं कहने की है, आगे बताओ। बोली कि मैं अब बचूंगी तो नहीं, क्योंकि मुझे HIV पॉजिटिव हो गया है, मैं एड्स हो गया मुझे। और उसने एक छोटी सी डिब्बी मुझे दी कि देखो रोली है, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, वो मुझे रोज रोली लगाती थी। मुझे रोली लगा देना तो मैं मर जाऊँ। और वो हमारे सामने मरी। और अब देखो, जो मेरी इतनी विरोधी थी वो औरत, जो मालकिन, हम दोनों रो रहे थे उस समय, और हमने रोली लगा के उसका पानी पीने थोड़ा सा। रोली कभी नहीं गई मेरे दिल से, कभी भी। मैंने उस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, जिसको कहीं 1-2 जगह अवार्ड भी मिला है। ना पता नहीं कैसे उस बच्ची को ये याद रहा। तो मुझे जो बताया कि मैं पहले दिन स्कूल गई तो मेरी मम्मी ने मम्मी भेजना नहीं चाह रही थी, बहुत मन्नतों से हुई थी मैं।
तो मेरी मम्मी मुझे रोज़ाना लगाती थी रोली। फिर उस दिन मुझे जब पापा ने स्कूल में एडमिशन कराया तो मम्मी ने ऐसे ही जूते पहना दिए। बाद में उन्हें याद आया जब पापा लेके चल दिए कि मेरी तो रोली ही नहीं लगाई। तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ मैं रोली लगाती हूँ। तो पापा ने कहा कि अब स्कूल में रोली लगा के नहीं जाएगी, ऐसे ही जाना दो। और फिर मैं तो कभी वापस गई नहीं। कोई उनके ही घर में काम करने वाला था, उनके ही खेतों में, अच्छे ज़मींदार आदमी जैसे मुझे लगा उसकी बातों से। उन्हीं खेत में काम करने वाला उसको कह गए वो चलते हुए कि जाओ तुम उसको ले आना, स्कूल से पहला दिन है, जल्दी ले आना, 1 घंटे में। उसकी माँ भी इतने रो रो के मरती रहेगी और वो भी तंग हो रही होगी। वो लाया, उसके साथ खेल रही थी, बड़ी हो रही थी, और फिर तो कभी नहीं वापस गई, कभी नहीं मिली। तो ऐसी घटनाएं हो जाती होंगी, कितनी मार्मिक। मैं उसके बाद कभी उस कमरे पे नहीं गई, कभी भी। इतने बरस बीत गए, रोली की मौत को भी 8-9 साल हो गए, ज़्यादा हो गए। 2009 की बात नहीं है। फिर नहीं गई मैं कभी भी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वहाँ जाऊँ। जब उसको जबरदस्ती इस चीज़ में पुश कर दिया गया था, वो आपको नहीं पता इतना से चला? बच्चे को तो ले आए, अब ज़बरदस्ती क्या, बेजबरदस्ती क्या। अब तो उन्हीं की होती मोहताज जो वो कर दें। उसने कभी नहीं, उसने वो जो शब्द कहे मुझे आज तक याद है कि मेरी रोली वो आखिरी बार लगी, और या फिर तब लगी जब मुझे मेरे गाल पे रोली लगी इनके हाथ से। मतलब उसने थप्पड़ मारा। वो बहुत रोई, मालकिन बहुत रोई कि मैंने तुझे मारा। जब मैं मना कर रही थी, मैं गंदा काम करने को तैयार नहीं थी, तो मुझे मौसी ने मारा। या जब लगी मेरे गाल पे रोली लग गई दूसरी बार, फिर मैंने जिद नहीं की रोली लगाने की कभी भी। लोग कहते हैं वो खराब औरतें, उनसे ज़्यादा बदहाल और तंगहाल कोई नहीं है दुनिया में। जो पुलिस कस्टडी में भी हैं, हिरासत में हैं, वो भी कानून में जाके खड़े होकर मजिस्ट्रेट के मुकर जाते हैं, हमने ये अपराध किया ही नहीं। उनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई कुछ नहीं करता उनके लिए। कोई एक आवाज़ नहीं उठाता, और जो आवाज़ उठती है उसको कैसे दबाया जाता है आप इमेजिन नहीं कर सकते। कि सोनागाछी में एक लड़की को पीट के मार दिया एक कस्टमर ने। वो मालकिन को थोड़ा आया होगा उसके मरने के बाद, कुछ तो उसके पेशे का दुख हुआ और कुछ एक लड़की मरने का भी दुख हुआ। उसने बहुत पुलिस में गुहार लगाई कि रिपोर्ट लिखो, मेरी बेटी मार दी। नहीं लिखी किसी ने, कह रहे तुम्हारी तो यही है सब, कोई बेटी नहीं है। किसी वकील ने उसको पकड़ा और कहा कि चल मैं तेरी कोर्ट में कराता हूँ। उन्होंने कोर्ट में उसको डाला, लेकिन इस बीच अखबार में सब छप गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुओ मोटो लिया, स्वतः संज्ञान में लेके और मुकदमा लिखाया। और उसके बाद एक सभी स्टेट्स को एक अधिसूचना जारी की कि सभी अपने यहाँ से 2-2 सॉलिसिटर जनरल्स भेजें, और सुप्रीम कोर्ट के साथ उनकी एक बड़ी बैठक होगी और उसमें तय किया जाएगा कि कैसे ये सब किया जाए। सब लोग आए और बड़ी मैराथन बहस चली 2-3 दिन तक, और उसमें ये तय हुआ कि इनका पुनर्वास किया जाएगा, ये भी इंसान है। और वो मार्कंडेय काटजू साहब और रंगनाथन साहब उसमें एडवाइजरी वो थे, उनके चीफ जस्टिस थे उस समय, वो उस कमेटी के थे। तो 24 ट्रेड जारी किए गए कि इनमें इनको दिलवाई जाए ट्रेनिंग, इनके बच्चों को भी, इनको भी, आउटडेटेड है उनको भी, और उसके लिए सिडबी, ITI और दूसरे इस तरह के और रोज़गार से संबंधित स्वयं सहायता समूह जैसे ये इनको ट्रेनिंग दें, और साथ ही डूडा और सूडा इनको ये भी ट्रेनिंग दें। इसके अलावा कुछ बैंकों को एडवाइजरी सरकारी बैंकों की गई कि उसके बाद इनकी ट्रेनिंग के बाद पैसा इनको आवंटित किया जाए, जो मिनिमम ब्याज पे इनको दिया जाए, और सरस केंद्रों पे इनकी सब चीज़ों को रखा। ये बहुत अच्छी प्लानिंग एक हुई। संयोग से उसका हमारे पास भी एक कॉपी आ गई। अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छी पहल है, कुछ ना कुछ होगा। अभी मैं कुछ कर पाती तो उससे पहले ही मेरे पास फ़ोन आता है डिपार्टमेंट से कि वो मैडम कुछ महिलाओं के वो दे दो नाम, और उनकी ट्रेनिंग होनी है, अभी आउटडेटेड महिलाओं के दे देना। मैं समझ ही नहीं पाई, इतनी मूर्खता मैंने की। मैंने 70 महिलाओं के नाम दिए, और जब वो महीनों बीत गए, कोई जिक्र नहीं हुआ, ना ट्रेनिंग ना कुछ है। तो मैंने वहाँ फ़ोन किया, जिसने मुझे फ़ोन किया था। मैंने कहा क्या हुआ भाई, ये ट्रेनिंग का कब हो रहा है? बोले तो हो गई। मैंने कहा किसकी, जिनकी आपने लिस्ट भेजी थी? मैं फिर गई वहाँ, मैंने सबको इकट्ठा बुला के एक मीटिंग बुलाई। मैंने कहा भाई जरा बताना किन किन की मीटिंग हुई है। तो उन्होंने वो ट्रेनिंग हुई है। बोले दीदी हमारी तो किसी की नहीं हुई, हमें तो कोई बुलाया भी नहीं गया, कोई आया भी नहीं। क्या ट्रेनिंग होनी थी कोई? मैंने कहा कोई नहीं गया, सच बोलना, झूठ किसी ने बोला तो अच्छा नहीं होने का। बोले ना दीदी हम कहीं नहीं गए, ना हमारे पास कोई आया, ना हम कहीं गए। और पता लगा फिर
थोड़ा सा अपने सोर्सेज से पता किया, हमारे वकील साहब ने भी किया, पता लगा कि वो तो सबने लिख के भेज दिया कि कर दिया। जब एक जिले से कर दिया 70 महिलाओं का पुनर्वास, तो सभी जिलों से हो गया होगा, लाखों महिलाओं का पुनर्वास हुआ होगा। अलग अलग इतने अलग states तरीके से उन्होंने सब जगह से करके भेज दिया। मतलब कोशिश भी करी जाती है, लेकिन कुछ नहीं, कोई नहीं उस कोशिश में पलीता लगाने वाले ज्यादा हैं। कोई कुछ नहीं। अब कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट सब जगह थोड़ी घूमेगा कि तुमने झूठ लगाई, क्या किया तुमने। तो इसके ऊपर मैम फिर से कुछ आरटीआई या कुछ ठीक किया है मैंने, रिट दायर कर रखी है उस पर। एक वो भी लगाई है, PIL भी लगाई है, देखिए उस पर क्या होता है। अभी सुनवाई नहीं हुई है, आते नहीं है केस महीनों में। ऐसे केसेस को तो वकील ही दबा देते हैं इधर उधर। ऐसे भी होता है कि मान लो बहुत ज़्यादा जब मैंने लिखना पढ़ना, अरे मैं बहुत लिखने पढ़ने विश्वास नहीं करती हूँ कि भाई भेजा जाए, शिकायतें भेजी जाएँ और तब कुछ होगा। जो कर सकते हो वो खुद करो। तो मैंने कुछ लिखा पढ़ा, तो मानवाधिकार आयोग को भी लिखा ये सोच के कि कहावत है कि भाई नया नया कोई हाफिज जी बने तो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। तो इस तरह से करके मैंने कभी मानवाधिकार आयोग सुनेगा, तब तक स्टेट में कमीशंस नहीं थे। तो नतीजा ये हुआ कि हमसे तंग आ गया मानवाधिकार आयोग। इतनी शिकायतें और इतनी लेटर भेजे हमने, पर्सनली भी जा के मिलना हमने शुरू कर दिया था। तो हम पे एक बड़ा मतलब एक तरह से हमला ही किया गया। पहले तो हम पे 120 रुपये की 420 ही लगाई मुकदमा लिखा। अच्छा। कि हमने 120 रुपये लिए किसी से और उसको अपनी संस्था का सदस्य नहीं बनाया। चलो ठीक है, कुछ नहीं। हालांकि हर बार 24 सम पे मुकदमे लगे, हर बार खारिज हुए, मजिस्ट्रेट भी फटकारते कि ये कोई मुकदमा है, हम जानते हो महिला क्या काम करती है और तुम क्या क्या उस पर लिखते रहते हो, वो तरह। फिर हमारा इस तरह से एक वो किया गया, आप ये समझो मतलब लगभग मार दिए हम 5-6 हमारे साथी। और इतना लाठी चार्ज हमारे ऊपर किया, दूर दराज में, शहर से दूर। हम कहीं से आ रहे थे और पहले से पता था, तो हमको रोका गया। क्या हुआ, हम भी उतर गए। तो हमारे एक मतलब थोड़ा उसमें अश्लीलता भी थी। अश्लीलता ये थी कि कोई सज्जन, हमारी कोई उम्र भी नहीं थी और कोई पुलिस ऑफिसर थे, वो थोड़ा हमारे पीछे पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि देखो आज आखिरी मौका है। अच्छा। मैं भूल ही नहीं उस शब्द को कभी उस आदमी के। आज आखिरी मौका है, आज के बाद या तो तुम या हम। मैं कहा हम तो रहेंगे, हम तो इसी शहर में पैदा हुए, यहीं मरना है। आपको ही जाना और ट्रांसफ़र होगा बहुत जल्दी। लेकिन खैर हमारे बहुत चोटें लगी उस समय, हमारे साथियों को बहुत लगी। फौजी थी रिटायर्ड, उनका सिर भी फट गया था। पुलिस को अपना बचाना भारी हो गया था, मानवाधिकार आयोग को बचाना भारी हो गया था अपना। क्योंकि मैंने मोबाइल को, वो लैंडलाइन था वहीं एक PCO, उससे मिला के नंबर 1 DIG मानवाधिकार आयोग को और लाइव छोड़ दिया था जो कुछ भी हो रहा था। वो इनकार नहीं कर सकते थे कि ऐसा हुआ, क्योंकि वो लगभग आधे पौने घंटे का एक पूरा एपिसोड था। तो उसके बाद वो सज्जन हमें ये कहते हैं, वो बार बार ट्रांसफ़र करा के केवल हमारी वजह से आए, IPS ऑफिसर। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरह से उन्होंने हम पे इतने मुकदमे ठोके हर बार, और बहुत अच्छे से मिलते। जब भी जाते तो बहुत अच्छे से मिलते। क्या अब्दुल जी अभी भी समय है, अभी भी समय, हर बार हमें ये कहते। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? उनकी बात, कि जिन महिलाओं का कोई वजूद ही नहीं छोड़ा कि उनके साथ नहीं कोई अश्लीलता करेगा। हम तो फिर भी सबको पता है कि हम तो बदतमीज़ और दबंग महिला है। तब किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं उम्मीद जो कर रही हूँ, जो मैं सभी पॉडकास्ट पे आ भी रही हूँ, मैं केवल इसलिए आ रही हूँ कि मैं यूथ से उम्मीद करके चल रही हूँ कि अगर आप पीयूष मिश्रा को जानते हो, कलाकार हैं, उनकी एक जो लाइनें मैं हमेशा कोट करती हूँ कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। अगर बचा सकते हो तो आप ही लोग बचा सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं है। अभी तो हाँ, इनका सहारा लेके, क्योंकि आपकी मतलब सरकारों की अकर्मण्यता का सहारा लेके हमारी बच्चियों ने ये सब शुरू कर दिया है। मैम मैं इस पे आता हूँ थोड़ा सा कि आपने बहुत सारा टाइम देखा इतने बीच में। एक आपने पिछला वाला टाइम देखा था जब ये सारी चीज़ें होती थी, और अभी आप नया दौर का भी टाइम देख रही हो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। रंग रूप बदल गए हैं, चीज़ें करने के तरीके बदल गए हैं। आप इसको कैसे देखती हो, दोनों टाइम्स को, जो इसके बीच का डिफरेंस है? देखो, पता नहीं कैसे बच्चियों ने ये सोच लिया कि जिसमें एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जैसे चाहे इस्तेमाल कर लो। कब सोच लिया? ये तो औरत के एक पूरे वजूद का हिस्सा था कि हम हैं तो माँ हैं, बहन हैं, बीवी हैं, सब हैं। और जब हमारा वजूद ही नहीं रहा तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। हम माँ की तरह पैर भी हमारे छुए जाते हैं, हमें बीवी की तरह से सम्मान भी दिया जाता। फिर कौन सी चीज़ की हम वो कर रहे हैं? सड़कों पे खड़े हैं, पोल्स पे खड़े हैं। आपने कभी देखा है कि रेड लाइट्स पे लड़कियां खड़ी हैं? कभी गौर करके देखना, मैं आपसे भी कह रही हूँ कि
एक पैर ऊपर है, एक से मोबाइल है। जब मोबाइल का ज़माना नहीं था तब ऐसे ही देख रही हैं कि कोई आ रहा है, शायद कोई आ रहा है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हैं। गाड़ियाँ निकल जाती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट निकल जाता है, वो किसी को नहीं देखती। हमें भी नहीं मालूम था ये लड़कियाँ खड़ी होती हैं। हम एक एक्सपीरियंस शेयरिंग विजिट पे गए हुए थे हैदराबाद, तो हमने देखा लड़की खड़ी है। तो हैदराबाद में बड़ी भीड़ रहती है, मतलब काफ़ी जाम पहले से ही। तो हमारे साथ 2 IAS ऑफिसर थे, एक और NGO थे बनारस के। मैंने कहा सर इस बच्ची खड़ी है, ये इसको लिफ्ट दे दें। हम लोग जा रहे थे मदनपल्ली। क्या बात करती हो, इसी क्षेत्र में काम करती हो और आपको इतना नहीं पता? मैंने कहा नहीं सर, क्या हुआ, मुझे तो नहीं समझ आई ये बात। मेरे लिए तो मेरी दुनिया वहीं तक थी सीमित। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है बच्ची, ये राह भटक गई है और इसको समझ नहीं आ रहा है। इनका फिर भी क्या, ये किसी कस्टमर का इंतजार कर रही है और कितना कहलवाएंगी, अभी आप रुक जाओ। तो मैंने कहा सर थोड़ी देर रुकते हैं। तो हमने साइड में गाड़ी लगा ली। गाड़ी आती, रुकती, लड़की आती, बात करती, फिर जाके खड़ी हो जाती। समझ ही नहीं आ रहा था। फिर एक गाड़ी आई और गाड़ी के पास वो गई, मतलब वो भी इशारा था कि लड़की ऐसे कहती और वो ऐसे कहता, जो गाड़ी वाला है, यानी पता था कि यहाँ खड़ी होगी कोई लड़की। फिर वो गई तो फिर हमारे सर वो उतरे और उन्होंने अपना परिचय देके गाड़ी वाले को तो भगाया और फिर उससे पूछा बेटा अच्छे घर की लग रही हो, अभी क्या तय हुआ? मैं किसी से नहीं कहूँगा। तो बोली कि वो जो अगर हमारी जगह होती है तो पैसे कस्टमर ज़्यादा देता है और अगर कस्टमर की जगह है तो हमें पैसे कम मिलते हैं। फिर तो जगह का हम इंक्लूड करते हैं जो भी कोई करेगा। तो बोले इससे बात तय हो गई थी? बोले हाँ, आपने मेरे कस्टमर को दिया। और खड़ी हो गई जाके। फिर वो कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। उन्होंने बताया भी मैं IAS ऑफिसर हूँ, तो कोई भय नहीं था उसके उस पर। और हाई फाई अंग्रेज़ी बोल रही थी, ये नहीं कि क्योंकि हमको तो तेलुगु आती नहीं, सर को नहीं आती थी, तो इंग्लिश में ही उससे बात की। फट से उसने जवाब दिया और फिर जाके खड़ी होगी पोल पे। एज कॉलेज गोइंग होगी? कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, मुश्किल से 22-23 साल की लड़की होगी। और वो किसी पर्टिकुलर जगह से भी नहीं थी, वो स्वयं के लिए कर रही है? हाँ, अपने लिए। आपको ब्रांडेड शूज चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, ये सब कैसे? और 1.5-2 लाख का फ़ोन चाहिए आपको? नहीं चलता 8-10 हज़ार का फ़ोन। कि उसमें शायद कुछ और ज़्यादा आप अच्छे दिखते होंगे, ज़्यादा फीचर्स में जो आपको कुछ और मिल रहा होगा। तो नहीं समझ आता। माँ बाप क्यों नहीं पूछते एक बार भी कि हमने तो नहीं दिलवाया ये फ़ोन, कहाँ से आ गया? हमने तो ये शूज़ तुम्हें ब्रांडेड मोची के और चमार ब्रांड के और इन ब्रांड के हमने तो नहीं दिलाए। कहाँ से तुम्हारे पास ये पर्स हुए जिनकी कीमत ही 50,000 रुपये से शुरू हो रही है? आप वो पर्स ले रहे हैं, आप वो शूज़ ले रहे हैं, कहाँ से? हमारी जिम्मेदारी हमने ख़त्म कर दी है। मेरा आप लोगों के पॉडकास्ट के ज़रिए मैं सबसे ये अनुरोध कर रही हूँ कि माँ बाप को फिर से आना होगा माँ बाप की भूमिका में, और बच्चों को भी फिर से माता पिता की श्रेणी में उनको रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये डैड मत कहो, आपने मार दिया सबको पहले से ही। फिर से आ जाओ, मम्मी पापा कह लो, माताजी पिताजी कह के तो देखो, अम्मा बाबूजी कह के तो देखो, कितना मिठास है उसमें। लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं मत कहो। सम्मान तो माता पिता जैसा दो। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि मतलब लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए इस स्तर पे जा चुके हैं, आप काम नहीं कर सकते। और देखिए, आप लोगों ने नहीं सीखा, बच्चे बैठे इन्होंने नहीं सीखा। रेड लाइट का अर्थ जानते हैं आप? क्यों इन्हें रेड लाइट एरिया कहा जाता है? उन बच्चियों ने सीख लिया जो वहाँ खड़ी हैं, उनको पता है कि इसको रेड लाइट एरिया क्यों कहा जाता है। पहले तो ये दाल मंडी कहलाते थे सभी क्षेत्र। 2-4 जगह थे, बनारस, मेरठ और कानपुर। अब कानपुर में शायद नहीं है। जहाँ भी कैंट थे, अगर आप देखेंगे तो ये कैंट की जगह पे है, जहाँ जहाँ बड़े कैंट हैं वहाँ रेड लाइट एरियाज है। तो उन्होंने पोल लगाए जिनमें शाम होते ही लाल बत्ती जला देते थे, शीशे लाल थे, अंदर लाइट जल जाती, लाल हो जाती 8 बजे के बाद। और एक नीचे बोर्ड लगा होता था छोटा, तो लिखा है सैनिकों का प्रवेश निषेध। अच्छा, एग्जिट एंट्री दोनों पे है वो रेड लाइट। 8 बजे के बाद कहने का मतलब ये था, जैसे आप रेड लाइट पे रुकते हैं, अगर आगे जाएंगे तो कानून का उल्लंघन करेंगे, आपके जीवन को भी खतरा हो सकता है, सम्मान को भी खतरा कि भाई रेड लाइट पार करके चला गया, अजीब बंदा है। सेम वही है कि 8 बज गए, रेड लाइट हो गई है, अब आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो आप अपनी जिम्मेदारी पे जाएंगे। आपके सम्मान को खतरा है, आप खराब आदमी कहे जाएंगे, आपके जीवन को भी खतरा है कि आपको कोई बीमारी लग सकती है, क्योंकि तब तक प्रोटेक्शन के और प्रिकॉशन के ज़माने नहीं थे। वो भी और समाज भी आपको तिरस्कृत करेगा और कहा ही जाता था कि भाई ये तो खराब है, तो वहाँ जा, उनके कोठे पे जा। तो ये जो स्थिति है, इसलिए रेड लाइट एरिया लगाया गया। लेकिन उन लड़कियों ने समझ लिया कि रेड लाइट पर अगर आप खड़ी हैं तो आपको समझ लिया जाएगा कि आप धंधे वाली हैं, और कह के देख लीजिए आप, उनके माँ बाप भी आप पे 4 FIR कराएंगे। और कानून का जितना दुरुपयोग इस तरह के बच्चे कर रहे हैं,
इस तरह की लड़कियां कर रही हैं, इस तरह के लड़के कर रहे हैं, इतना शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं और किसी जगह नहीं हो रहा। मैम आज के दौर में ये होटल्स, स्पा सेंटर्स, इन सारी चीज़ों का भी चलन आ गया है, क्योंकि बहुत सारे केसेस आपको सुनने में पढ़ने में आने पड़े हैं। देखिए, मैं कल रात में मैं कभी कभी थोड़ा जब बहुत हेक्टिक हो जाता है, कभी कभी कपिल शर्मा शो देखती हूँ ऐसी और फन। रात में देख रही थी, उसमें ओयो होटल के मालिक आए हुए, थोड़ी सी उम्र के लड़के हैं तुम्हारी जैसे। पहली बार मुझे पता लगा कि ये ऐसा है। उन्होंने कहा कि भी हमने एक चैन चलाई थी, ये बड़ा अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा था। हमने सोचा ये सोचेंगे कि जिनके पास 2 कमरे भी हैं वो एक कमरे में खुद रहे हैं, एक में वो चलाएं। मगर उन्होंने जानने की कोशिश की, मुझे बड़ा बुरा लगा। आपने जानने की कोशिश की कि एक कमरे में ठहरने कौन आएगा? क्या जिसके पास अच्छे खासे पैसे हैं वो उस जगह पे आएगा ठहरने? नहीं आएगा। आपने खुला आमंत्रण दिया लोगों को कि आपके पास कहीं ना, बोले वो इसलिए किया हमने, वो उसका एक्सक्यूज भी दे रहे थे कि जब मेहमान आते थे घर में तो कहीं चाचा ताऊओं के घर ठहराने पड़ते थे, कहीं मामा बुआओं के ठहराना। भाई मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसे भी ठहराए जाते हैं। अपना छोटा घर हो तो छोटे घर में ठहरेंगे, है ना, बड़ा घर है तो बड़े में ठहरेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, बिस्तर उठा देंगे, नीचे गद्दे लगा देंगे। और भाई हम तो करते करते रात हो जाती थी। ऐसा कहाँ है कि दूसरे घर जाओ तुम उनके घर के सो जाओ? ऐसा तो, और ऐसे तो इकट्ठे मेहमान आते नहीं थे किसी के। शादी ब्याह में इकट्ठे हुए तो आदमी इंतजाम करके रखता था कैसे रखना है। तो ये मुझे समझ नहीं आया उनका एक्सक्यूज। और आप, हालत ये है, मैं अपने ही छोटे शहर की बात करूंगी, आप कभी मेरे हाईवे पे निकल जाना, आपको हर तीसरा ओयो का बोर्ड दिखेगा। उनका पैसा बढ़ रहा है, उनकी चेन बढ़ रही है, मगर हमारा ज़मीर गिर रहा है, हमारा संस्कार गिर रहे हैं, हम बिल्कुल धरातल पे आ गए। मेरे शहर में शमशान के बराबर में किसी के 2 कमरे हैं, नीचे घर वाले रह रहे हैं, वही उसके केयर टेकर, वही उसके रिसेप्शनिस्ट, वही सब कुछ, ऊपर कमरे में को घंटों के हिसाब देते हैं। लड़के लड़कियां मुंह बांध के आएंगे, मोटरसाइकिल पे आएंगे, घंटे में रुकेंगे, चले जाएंगे। क्या आप बांट रहे हैं? कौन सी संस्कृति? और बड़े खुश हो रहे हैं आप कि हम ये कर रहे हैं। काश लाइव होता तो मैं जरूर उस आदमी को सुनाती। ये हमारा हो रहा है। स्पा सेंटर्स में आप जाइए, आए दिन स्पा सेंटर्स में हमने कितने स्पा सेंटर अपने हाथ से बंद कराए, जहाँ पे लड़कियां लड़कों को, भाई अगर पैसा है तो सबके घरों में जकोजी लगी हुई हैं, आप भाप स्नान वहाँ कर लो। और अगर आपको फिर भी भाप स्नान, कटी स्नान, ये सब करने हैं तो इतने आश्रम हैं, इतने जीवन निर्माण केंद्र हैं, इतने प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हैं, उनमें चले जाओ। ये स्पा सेंटर क्या है? मसाज पार्लर क्या है? ये औरत मर्द का मसाज करेगी, मर्द औरत का करेगा। क्या है ये? और अंदर लड़के लड़कियां मिलेंगे। और इससे ज़्यादा खराब कुछ नहीं। कल मैं एक न्यूज़ शायद पढ़ी होगी अभी मेरे इसमें, कल मैं पढ़ रही थी कि मंदिर में रैकेट चल रहा है। मंदिर में कल मेरे पास न्यूज़ आई हुई है, वो एक न्यूज़ चैनल की। और वो जो महिला है वो वहीं की कुछ केयर टेकर है मंदिर की। जो पीछे कमरे बने रहते हैं उन कमरों में देह व्यापार चला रही है। मंदिर में तो आदमी जाएगा ही, कौन सवाल उठाएगा उस पर? तो बताइए कहाँ बच रहे हैं हम? और उन्हें हम खराब औरतें कहते हैं। उनकी तो दुकान है, वहाँ बैठी हैं वो। आप जाएंगे तो धंधा चल रहा है, नहीं जाएंगे तो बंद हो जाएगा, कुछ और करेंगी। एक बार भी हम कस्टमर को बुरा आदमी नहीं कह रहे, कस्टमर को आप रोक नहीं रहे। और वो जो 10-20 हज़ार और 50,000 रुपये पे रात भर के लिए बुक होके जाती हैं, उन लड़कियों को हम खराब नहीं कह नहीं सकते। मैं तो अभी आपके इधर से आ रही हूँ, एक जगह करने के लिए रोके, कैसे धुआंधार सिगरेट और एक बियर का केन किस तरह से आप उड़ा रहे हो, मुझे नहीं समझ आया, मुझे तो आ ही नहीं रहा। समय का बदलाव कह सकते हैं मैम, बहुत ज़्यादा। ये बदलाव नहीं है, ये गिरावट है समय की, समानांतर स्तर पे। हाँ, गिर रहे हैं हम उस जगह आ गए जहाँ से उठ के निकलना मुश्किल है। ऐसा नहीं है, ये पहले नहीं था। नगर वधुएं होती थी, देवदासी प्रथा भी थी, आम्रपाली भी हुई हैं। मतलब ऐसी महिला, मेरे शहर की ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। और जिन्होंने अभी, जो मैं रिसेंट की बात करूं कि जब कारगिल युद्ध हुआ, मैंने उनसे कहा कि कुछ करोगे भी जीवन में? और दीदी क्या करें बताओ? कि चलो पैसे इकट्ठा करेंगे। पूरे बाजार से उन्होंने पैसे इकट्ठा करें। मैंने कहा आप खुद डीएम को भेंट करके आओ। आई वो, गई डीएम तक। और मैं हमेशा उन्हें मंच देती हूँ, मेरा कोई कार्यक्रम हो, क्योंकि मेरे ज़्यादातर उनसे रिलेटेड ही कभी होते हैं। हालांकि मैंने बंद कर दिया बिल्कुल कि कोई फ़ायदा नहीं इनको भाषण देने का, तो मैं उन्हें मंच पर बिठाती हूँ। मैम इन सारी चीज़ों में पुलिस का भी गठजोड़ होता है या उनकी भी भागीदारी किसी स्तर पे होती है क्या? देखो भैया, 200 रुपये पर हेड और 1500 रुपये पर मंथ, ये तो जाएगा ही पुलिस का।
है ना। उसके अलावा नीचे 2 पिकेट घूमती हैं, 2 इधर के थाने में, 2 थानों में बटा हुआ है। वो जो घूमते किस लिए मुझे पता ही नहीं लग रहा कि पिकेट लगी हुई है। पिकेट इसलिए तो लगी होगी कस्टमर्स को मत जाने दो, रोको, देह व्यापार ना हो, या इसलिए कि जाओ भाई लड़ाई झगड़ा मत करना, बस ये करने भेजते हो। 10 रुपये की कीमत कोई ज़्यादा नहीं होती, कस्टमर 10 रुपये दे के जाएगा। अगर 100 कस्टमर भी आ गए तो अच्छा खासा कमा के तुम चले गए। खुला है मैम, क्या करेंगे तो बताइए। और इसके बाद हर आदमी उनका स्टेक होल्डर है, हर आदमी उनके हित से प्रभावित है। वहाँ उनका पैसा खा रहा है, उनकी कमाई खा रहा है, और नर पिशाचों की तरह मर भी रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, और इससे बुरी बात नहीं हो सकती कि सरकार की तरफ से कान आँख बंद है और रेस्क्यू ऑफिसर अपॉइंट है हर जगह। हर जिले में जहाँ रेड लाइट एरिया है वहाँ रेस्क्यू ऑफिसर की नियुक्ति है सरकारी तौर पे, भारी भरकम तनख्वाह के साथ, क्लास 1 ऑफिसर है। और मैंने किसी रेस्क्यू ऑफिसर को अपने जीवन काल में नहीं देखा कोई रेस्क्यू करते हुए। उल्टा हम पे मुकदमे करते जरूर देखा है, मगर मैंने रेस्क्यू करते किसी को नहीं देखा। जब कभी आप बात करने का कोशिश करती होंगी उन लोगों से, तो उनके उत्तर मतलब क्या होते हैं, वो तर्क वितर्क क्या होता है? कि देखिए, पहले जो रेस्क्यू ऑफिसर थे वो तो कभी निगाह ही नहीं उठाई, सच बात तो ये, वैसे ऐसे रहते थे। मैं बहुत बार पूछती हूँ कि सर अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? बहन जी आप पता नहीं कैसी बात करती रहती हो, कैसी बात करती रहती हो, चलो आज मैं ये बात करूँगा आपके, और फिर मुकदमा लिखाने में सबसे पहले रहता था। कभी कोई, क्योंकि हर किसी को जानता था वो, अरे उसकी बात करो नहीं उसके यहाँ नहीं ऐसा होता, उसकी बात कर रही हो नहीं उसके यहाँ नहीं ऐसा होता। तुमको कैसे पता जब तुम जाते भी नहीं हो? तुम तो कभी वहाँ राउंड भी नहीं लेते, तुम तो कभी उनके हालचाल भी नहीं पूछते। उनके रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन के लिए तुम रेस्क्यू ऑफिसर नियुक्त हो, कभी तो कुछ किया होगा? कुछ नहीं, सब पेपर पे होता है। पेपर पे होता है, उनको अच्छी खासी रकम जाती हैं, अच्छी खासी। बताइए, जो उस कर्म का खाएगा, किसी की इज्जत का खाएगा, वो इज्जत लूटने से ज्यादा। देखिए सॉल्यूशन है क्यों नहीं, बहुत सारे परिवर्तन आए। जैसे उनके बच्चों को हमने पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने अपनी माओ को निकालना शुरू किया, बच्चे जागरूक होते जाएंगे, तो आने वाले एक वो -1 होती जाएगी, होती गई। लेकिन हमारे जो समाज के हैं ये नराधम, वो अपनी बेटियों को लाने लगे। अब तक तो राजस्थानी लड़कियां नाचने गाने का काम कर रही थी वहाँ, वो रुक गई सब। और ये जो आ गई नई लड़कियां, जिनको बहका के बहला के फुसला के लाने लगे। और ट्रैफिकिंग इस समय विश्व का सबसे ज़्यादा धन देने वाला व्यवसाय है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें कुछ नहीं जाता, केवल एक औरत की अस्मिता दाव पे लगती है केवल, और सब खत्म। मैम इसमें जैसे नाबालिग बच्चियों का मैं देख रहा था, हाँ, उनका रेशियो हाई है कंपैरिजन टू नाबालिग ही आती हैं वहाँ। बालिग क्यों आएगी? बालिग को थोड़ी बहुत तो होगी अकल, पहले भी समझेगी कहाँ जा रही हूँ मैं। वो एरिया ऐसे पॉश तो दिखते नहीं, वो तो अलग दिखते हैं कि भाई ये हैं बाजार इस तरह के। ये तो फिल्मों में भी दिखाते, मान लो गंगूबाई में दिखाया, बिल्कुल सही दिखाया कि इसी तरह का है पूरा बाजार की बनावट। मगर ये तो देखो कि किसको किसके जैसे देखिए गंगूबाई में दिखाई एक बार कि वो एडमिशन लेने को तैयार नहीं है। ये सेम स्थिति मेरे साथ होती है। अभी मैंने क्या शुरू कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम होता है कि भाई मैंने बच्चे भेजे, पर मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि उन बच्चों के पेरेंट्स को पता नहीं लगना चाहिए कि उनके बच्चे हैं। वो अपने बच्चे हटा लेंगे वहाँ से। कैसे मेन स्ट्रीमिंग होगी इनकी जब तक समाज जागरूक नहीं होगा? जब तक समाज उन्हें खराब कहता रहेगा तो कैसे होगी मेन स्ट्रीमिंग? कैसे वो व्यवसाय बंद होगा? एक्सेप्ट कहीं ना कहीं। और सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को रोकना पड़ेगा जो इस रास्ते पे जा रहे हैं, उनको रोको। एक को एक तो कर सकता है, कहते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना। एक हाथ, एक अच्छा बच्चा है तो दूसरे अच्छे बच्चे का हाथ बढ़ा सकते हैं। अगर ये बच्ची यहाँ तक आई है तो मैं ये सोच के चलती हूँ कि ये बच्ची किसी, इसको थोड़ा जागरूक हुई है, किसी एक बच्ची का तो हाथ पकड़ेगी अगर वो कहीं गलत जाते हुए दिख रही है तो। बिल्कुल तो करना यूथ को ही पड़ेगा, जो भी करेगा। अभी तो वेब सीरीज की आपने बात करी, जैसे वेब सीरीज जो आई थी ये, एक अभी रिसेंट में आई, गंगूबाई भी आई, और एक ये मैं नाम स्किप कर रहा हूँ, ये रिसेंट में एक हीरा मंडी। अच्छा, इन लोगों को वो वेब सीरीज देखे और करंट का वो, इनके कुछ एथिक्स मॉरल्स पहले होते थे थोड़े बहुत, की तरीके होते थे किसी चीज के, बिल्कुल। फिर वो धीरे धीरे होते थे, इतने होते थे कि वो किसी एक की होकर रह गई तो उसी की होकर रह गई। उसका घर बर्बाद नहीं करा, उसके बच्चे जरूर पैदा किए मगर उसके घर नहीं गई। उसको ये नहीं कहा कि मुझसे शादी कर, ठीक है जब तक तुझसे आया जाए तू आ, बच्चे तेरे हैं, तुझे कोई नहीं कहेगा कुछ भी कि तेरे, जो इनकी जिम्मेदारी मेरी है बस। ऐसे भी हुए कि मैं अच्छी की चर्चा क्यों नहीं करूं कि एक महिला का होगा किसी के साथ थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट, तो उसकी अपनी बड़ी उम्र की थी, होगी 40-45 साल की, अपनी बेटियां भी धंधे में थी, 2 बेटी थी उसके,
फिर किसी से जैसे था संपर्क, एक दिन अचानक कहीं से उसके पास फ़ोन आया कि भाई यहाँ नर्सिंग होम में बुलाया और आ जाओ। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं दीदी क्या करूँ, मुझे क्यों बुलाया और आप आ जाओ, कहीं कोई बात तो नहीं है। मैंने कहा चल इधर से मैं आ रही हूँ, तू उधर से आ जा। हम वहाँ पहुँचे तो बहुत लहूलुहान एक एक्सीडेंटल पेयर था, पति पत्नी दोनों थे। और देखिए संयोग ऐसा प्रभु की कृपा कि बच्चा था 2.5 महीने का, वो उछल के दूर जा गिरा, वो बच गया। एक्सीडेंट था उनका मोटरसाइकिल पे, और बीवी तो मर चुकी थी, आदमी में थोड़ा बहुत सांस थी। उसने केवल उस बच्चे को बुलवाया नर्स से, और जैसे ही मैं और वो पहुँचे तो उसकी गोद में रख दिया और कुछ नहीं कह पाया, खत्म हो गया। अब वो मिस कह रही मैं क्या करूँ, ये क्या कह रहा है, ये मुझे दे गया इस बच्चे को, ना वो उसकी माँ ना उससे उसका कोई वो। मैंने कहा ये तुझे दे दिया है, तेरा बच्चा है, और वो हिंदू लड़की, ओ मुस्लिम। मैंने कहा तेरा बच्चा है, तेरे बेटा नहीं है ना, बेटा समझ के पालती रही। 5-6 साल के का मैंने एडमिशन करा दिया, अच्छे स्कूल में करा दिया। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वो वही गंदी गालियाँ दे रहा है। मैंने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा, चल हॉस्टल में कराई से आज के आज ही। अभी तो जैसे हम हॉस्टल में कराने गए तो मेरी तो शक्ल देख के अरे मैडम ये उनका बच्चा है। मैंने कहा उनका नहीं है, इससे क्या मतलब है, अभी तो क्या है, मैं एडमिशन लो इसका। मैंने मार झक्के बोले मैं हॉस्टल में नहीं लूँगा इसे। मत लेना, देखेंगे कि कोई भी रूम देने को तैयार नहीं होगा। मैंने कहा वो भी देखा जाएगा। मेरे एक रिलेटिव के बच्चे का एडमिशन भी वहीं हुआ था उसी क्लास में, मैंने उसके रूम में उसको शिफ्ट कराया उस बच्चे का। और देखिए नाम जब आया लिखने की बात तो मैंने कहा माँ का नाम लिखो इसकी, उसने लिख दिया कि फादर का मैंने वही बताया जो उसका था। तो वो कहने लगी, और फिर लड़के का मैंने वही नाम रखा। मैंने कहा रखो इसका जो भी मुस्लिम समुदाय में नाम होता हो वही रखो। पूरी शिद्दत से उसने पाला, बीटेक कराया लड़के को, बिक गई बिल्कुल, कुछ नहीं रहा था उस पर। हॉस्टल का खर्चा उसने ही कहती दीदी आपसे नहीं दिलवाऊंगी, ये मेरी जिम्मेदारी, वो मुझे सौंप के गया है, मैं ही करूँगा। और वो भी लंबा चौड़ा निकला लड़का। खाली उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाई उस औरत ने, उसकी जो और फैमिली के जो कोई ठेला लगा रहा था, कोई वो कर रहा था, उसके भाई बहनें, कितने सारा परिवार था उसका, उन सब का भी शादियाँ ब्याह करी, उनको सबको काम धंधे पे लगाया, किसी को काय पे किसी पे काय पे। इसको बीटेक कराया, इसने जिद करी मैं देहरादून से करूँगा। मैंने मना भी कराई, यहीं से करा ले, बहुत पैसा लगता है, चलो ये आखिरी पढ़ाई है इसकी, करा दो। घर भी क्या, कुछ नहीं रहा। फिर बोला कि मुझे शोरूम खोलना किसी चीज़ का, नौकरी नहीं करनी, पता नहीं किस चीज़ का कहा। उसको फिर शोरूम खुलवाया। अभी हालांकि बहुत बीमार है, मैं उसको डांटती भी रहती हूँ कि इसका ध्यान नहीं रखा तो देख ले तेरा क्या करूँ। रखता है वो उसका ध्यान, ऐसी बात नहीं है। तो सभी उनके उस उजले पक्ष को भी तो जानना हो, वो इंसान ही है, कोई कहीं और से थोड़ी आए हैं। उनमें भी है, सारी भावनाएं उनमें, सब चीज़ें उनमें ही हैं। बस वो समाज की सताई, समाज से नाराज हैं। करेक्ट। वो समाज से नाराज है। समाज उनका हाथ पकड़ के अगर बढ़ के आगे हाथ पकड़ लेगा तो सारी नाराजगी जरा सी देर में खत्म है। हम बच्चे से नाराज होते, बच्चे को एक बार गले लगा लो, बच्चा बिल्कुल नाराजगी खत्म हो जाती है। अपनापन चाहिए, बस अपनापन चाहिए। मैम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ पे जनरेट होता है और सबसे ज़्यादा विक्टिम्स कहाँ पे पाए जाते हैं? देखो दोनों रेवेन्यू भी यही है और विक्टिम भी यही है, क्योंकि इतना बुरा हाल है। एक लड़की यहाँ भले ही वो 50,000 में बिकी है, मगर वो उसका बढ़ते बढ़ते कितना व्यापार देगी वो आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। वो 50,000 पे भी ब्याज देगी। मान लो आज 50,000 रुपये उसने दे दिए, 10 रुपये सैकड़ा से ब्याज दे रही है वो अपने बिकने पे, खुद बिकी है और खुद पे ही पैसा दे रही है। वो 10 रुपये सैकड़ा कहीं नहीं उतर पाता, 50,000 तो खड़े हैं। वो तो रेवेन्यू जनरेट होता ही रहता है, इलीगल भी और लीगल भी, दोनों तरह से। कोई नंबर ही नहीं है इसका, कोई नंबर नहीं है उसका कोई नंबर नहीं है। मैम लास्ट क्वेश्चन, संकल्प के बारे में बताइए, थोड़ा सा फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए, और लोग किस प्रकार से और जागरूक रह सकते हैं समाज में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं अभी सभी स्कूल कॉलेजेस में जा रही हूँ, मेरे वॉलंटियर्स भी जा रहे हैं कि बच्चों से हम बात कर रहे हैं लगातार, ग्रेजुएशन में भी ज़्यादा, ग्रेजुएट कॉलेज में भी, और इंटर में सब ज़्यादा फोकस है हमारा, जो अब जाने वाले हैं आगे ग्रेजुएशन के लिए। तो हमारा बेसिक यही है कि एक तो आप प्यार पे कोई पहरा नहीं लगा रहे, हम किसी चीज़ पे नहीं लगा रहे, कोई आप पे पहरा लगाता, आप माँ बाप से नहीं कहना चाहते, हमसे कहते हैं। खुला है मेरा नंबर, हेल्पलाइन की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कभी भी मुझे कॉल करें, मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगी, मगर शर्त एक ही होगी, आप बाहर होटल में, रेस्टोरेंट में कहीं नहीं मिलेंगे, आप घर में मिलो, चाय पियो, कुछ जो ऑनलाइन आप जो ऑर्डर करना चाहो बुलाओ, मंगाओ, घर में सबके सामने बुलाओ, पता लगेगा कि ये अच्छा लड़का है या नहीं है। उसके पेरेंट्स के साथ बातचीत शुरू करवाओ अपने पेरेंट्स की, अगर उसे वाकई आपसे शादी करनी हो। अब ये नहीं भाई चलेगा कि बस अभी तो क्या वो ब्रेकअप हो गया फिर मेकअप हो गया,
अरे मुझे तो समझ में नहीं आती भैया, ये मेकअप मुंह पे करा जाए कि संबंधों में भी करा जाए? सच में मुझे तो यही बात नहीं समझ में आती। हम तो ठहरे देहाती लोग, हमें तो ये बात ही नहीं समझ में आती। मैडम देहाती तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्या है ना कि ये जो आज के दौर में कॉम्प्लिकेटेड चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड करने की प्रथा जो चल रही है, हाँ, उन्हीं में से एक है। उन्हीं में से एक है। और दूसरा मैं कह रही हूँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं यूथ से अपेक्षा करती हूँ कि एक बहुत खराब चीजें हमारे यहाँ चल रही हैं, हम अपने माता पिता को धक्का दे रहे हैं। उनके लिए भी हमने एक मुहिम चलाई है अभी, और इन जैसे बच्चों के साथ और आप जैसे बच्चों के साथ उसको जुड़ रहे हैं कि एक वीकेंड किसी एक माता पिता के साथ बिताइए जिनके बच्चे अमेरिका में बड़े शान से कह रहे थे कि हम तो अमेरिका में जी आ नहीं सकते, और बस पैसा भेज देते हैं, नौकर नहीं करता किसी का। आप जाएं माता पिता की तरह, मम्मी पापा कहें 2 दिन उनके साथ रहें, खेलें, घूमने जाएं, कुछ भी सेलिब्रेट करें, फर्जी जन्मदिन मनाएं, अपना जन्मदिन फर्जी बताएं और उनके साथ 2 दिन रहें और उसका वो पे कर रहे हैं। ऐसी 7 फैमिली हम अडॉप्ट कर चुके हैं। अच्छा। हाँ, 7 फैमिली जिनमें हमारे बच्चे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। ओके। और वो उनको पे भी कर रहे हैं। हमने कहा आप माता पिता हैं इनके, तो जब ये जाएं तो 2 दिन का आप इनको खर्चा देंगे। ये मैंने कहा 2 दिन आपने इनके खा लिए, देते हैं वो। बहुत यूनिक और बहुत अलग है और बहुत खुश, इतना खुश वो माता पिता होते हैं, वो सैकड़ों आशीर्वाद मुझे ऐसे करके, मेरे से बहुत उम्र में भी हैं, मुझे भी इतने देते हैं कि तुमने हमारे दिल लौटा दिए। हमें लग रहा है कि हम अपने बच्चों में फिर से, क्योंकि वो मैंने उन्हें बता रखा है ऐसे नहीं जाना, गए तुम बैठ गई हो और आप कैसे नहीं, भागते हुए जाओ कि जैसे अपने घर में जाते कि हम इतने दिन बाद आए, 1 हफ्ते बाद जाकर मम्मी को हक करो, पापा को हक करो और उनसे पूछो कि क्या बनाया मम्मी आज मेरे लिए, और मम्मी नहीं बना रही, चलो मम्मी मैं बनाता हूँ, तुम क्या खाती हो, या मेड से कहा कि आज ये बना, या और उनको कह के आओ अगली बार कि मम्मा सैटरडे को आऊँगा तो ये बनवा के रखना, इससे मैं ये खाता हूँ, ये मुझे पसंद है, या मैं ये खाती हूँ। लेकिन मैम इमोशंस लाने में टाइम लगेगा, थोड़ा 7 फैमिली में आया हुआ है, बड़ा अंतर है। और बल्कि वहाँ से उन्होंने उनकी एक बेटी है, वो मेरे साथ टच में भी है, उनका मैं एक बच्चा आपका गोद लूँगी, मतलब प्रायोजित करूँगी, उसको स्पॉन्सर करूँगी उसकी पढ़ाई के लिए। आपने मेरे माँ बाप को नया जीवन दिया, मैं नहीं आ सकती थी, मेरी अपनी भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, बेटियाँ नहीं कर पाती इतना, तो आपने नया जीवन दिया। मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं। आप फ़ोन पे मैं सुनती हूँ उनकी आवाज़ तो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत दुख होता था। अमेरिका रहती हूँ, स्विट्ज़रलैंड रहती हूँ, अमेरिका भी नहीं। तो अच्छा वो है, वो दूसरों को भी कह रहे हैं, उन्हीं के ज़रिए हमारे साथ फैमिली जुड़ी है। नहीं मैम, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम लोग तो मतलब चाहेंगे आप करिए अपने इर्द गिर्द भी ऐसा और बढ़े, और चीजें हो, और जो हम लोगों से हो हमको बताइए, हम लोग उस चीज़ों को बिल्कुल अपनी जगह। बस ये वृद्धाश्रम बंद हो किसी तरह, और आपको हैरानी होगी कि एक कम्युनिटी में बिल्कुल एक भी वृद्धाश्रम नहीं है, केवल हिंदुओं में वृद्धाश्रम है। शर्म आनी चाहिए आप सबको कि एक भी मुस्लिम कम्युनिटी का आपको कहीं वृद्धाश्रम नहीं मिलेगा। वो अपने माँ बाप को इज्जत के साथ रखते हैं। आप चिल्लाते हैं ना दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए, एक आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और हिंदुओं के हर चौराहा पे एक वृद्धाश्रम खुला पड़ा है, कहीं पेड है कहीं नॉन पेड है। वो माँ बाप जिनके पास पैसा है, IAS IPS भी हैं जो अब वृद्धाश्रम में शरण लिए हुए हैं पे करके कि ठीक है वहाँ अकेलापन में खाए ले रहा, कम से कम ही आपने जैसे में है, एक साथ घूमते हैं फिरते हैं, थोड़ा रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने समय दिया हम लोगों को, और इतनी मतलब ऐसी चीज़ें साझा हुई हैं जो मेरे को ही नहीं पता थी। अगर आप लोगों ने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, या जिन लोगों के साथ आप ये जानकारी शेयर करना चाहते हैं आप शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।